नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। आज का विषय है जंगल, पहाड़ और देवेंद्र कैंथोला। सुनने में विषय थोड़ा अटपट लग रहा होगा। देवेंद्र कैंथोला जी से मेरा परिचय 3-4 साल पहले हुआ। इनकी आयु करीब 67 साल है। ये उत्तराखंड के निवासी हैं। ये मरीन इंजीनियर रहे और मरीन इंजीनियर में भी कोई बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड टाइप का जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, बड़े बड़े टैंकर में जो पेट्रोल भर के हाई सीज में जाता है, उसके ये ले जाने वाले इंजीनियर थे। यानी हाईली सोफिस्टिकेटेड, हाईली पेड, और अपने काम के सिलसिले में ये संसार भर घूमे। इनके पिताजी भी बहुत बड़े इंजीनियर थे, कलकत्ता में थे। भाई बहन ये 6, 7, 8 हैं। हाईली एजुकेटेड, हाईली प्लेस्ड। करीब करीब सभी के बाल बच्चे विदेश में। ये स्कॉटलैंड बहुत रहे, वहां से इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई वगैरह की और करीब 15-20 साल पहले सब छोड़ छाड़ दिया और लग गए पर्यावरण की चिंता में। पर्यावरण की चिंता यानी विश्व की चिंता में लग गए। और कैसे धुनी प्राणी है, मेरे तो छोटे भाई हैं, मैं इनको बड़ा लाड करती हूँ। तो कैसे धुनी प्राणी हैं कि ये साल में 1 बार या 2 बार हिमालय की यात्रा करते हैं। कैसी यात्रा? केदारनाथ धाम 13,000 फीट पर ऊंचाई पर है। उसके भी ऊपर तुंगनाथ जी हैं, भगवान शंकर का। रुद्रनाथ है। मुझे सबका एग्जैक्ट एल्टीट्यूड नहीं पता, लेकिन 14,000, 15,000 ऐसे है। और एक रूप कुंड है, आप लोगों ने सुना होगा। रूप कुंड के आगे तक यात्रा जाती है। वो उत्तरांचल में 12 साल में 1 बार यात्रा होती है। अभी मुझे नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगी। वो यात्रा भी ये करते हैं। तो जब ये जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं। स्वाभाविक है, नंगे पांव जाते हैं तो पैर सब कट कुटा जाता है, लहूलुहान हो जाता है। लौटते हैं तो जूता वगैरह पहन के लौटते हैं। तो धुन के कितने पक्के हैं आप समझ लीजिए। क्या इनका बैकग्राउंड रहा है और कैसी अधिक धार्मिकता है। सारी दुनिया देखे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई किए हैं और बुद्धि से बहुत ही कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि है। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स की हूँ और ये मेरा प्रिय विषय रहा था जब मैं कम आयु की थी। तो देवेंद्र कैंथोला जी अकेले व्यक्ति हैं जिनसे मैं जो कुछ कहती हूँ वो उसको सुनने के बाद जानते हैं, पहले से जानते, करीब करीब हर बात को। किंतु वो जो कहते हैं अक्सर मैं उसको काटती जाती हूँ, काटती जाती हूँ। उस काटने को भी वो बहुत तीक्ष्णता से समझ लेते हैं, लेकिन उनको जचता नहीं है, ठीक नहीं लगता है। तो मैं देवेंद्र कैंथोला जी के द्वारा उन सभी लोगों से बात कर रही हूँ जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारे डिसीजन मेकर हैं, जो हमारे ओपिनियन मेकर हैं। देवेंद्र कैंथोला से ऊपर तो शायद ही कोई होगा, उनसे नीचे होंगे लोग, उनसे कम जानकार होंगे, उनसे कम तीक्ष्ण बुद्धि होंगे, उनसे कम सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखते होंगे और उनसे कम धुनी होंगे। अब वो मोटा मोटी वैरागी त्यागी का जीवन जीते हैं, पीठ पर अपने 20-25 किलो सामान लादे और कहीं से कहीं चल पड़े। गर्मी, धूप, ठंड, बाघ, भालू, सांप, बिच्छू, सब में उनकी समता है।
तो अभी वो आए थे भोपाल और गए 5, 7, 8 दिन, 10 दिन के लिए एक छोटा ट्रिप लगाते हैं, 2-3 विषयों पर मुझसे बात करते हैं। तो अब जो तो उनसे जब बात हुई तो मुझे लगा ये सारी बात जानी चाहिए पब्लिक स्पेस में। तो ये बात है क्या? ये बात है, आप सब लोगों सुनने वाले परिचित होंगे कि पर्यावरण का बहुत क्षय हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, अर्बन लाइफस्टाइल के कारण। अ, अपने भारत में तो बरसात कम ज्यादा हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, कहीं ठंड बहुत हो रही है, कहीं बाढ़ हो रहा है, कहीं सूखा हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, पीने की पानी की कमी हो रही है। ये तो छोटे छोटे सिम्टम है। यूरोप में क्या हुआ था? कब? इसी 20वीं शताब्दी में, 1925 से 1960 मान लीजिए, या मान लीजिए 1940 से 1960। क्या हुआ? वहां बाकायदा एसिड रेन होने लग गई थी, यानी जो बरसात होता था उससे रासायनिक तत्व उसमें इतने अधिक थे कि वो बरसात का जल एसिड की भांति मनुष्य, प्रकृति, जीव जंतु और खेती बाड़ी के लिए, वनस्पति जगत के लिए इतना भीषण टॉक्सिक था। और यूरोप की नदियां, यूरोप के झील, यूरोप के समुद्र नष्ट हो गए थे, पानी पीने योग्य नहीं बचा था। सब दुनिया भर के केमिकल प्रोसेस, दुनिया भर के एनर्जी के उपयोग के द्वारा हुआ था। ये जो तेल की खोज हुई थी उसके कारण मोटर व्हीकल, सभी प्रकार के व्हीकल सड़कों पर इतना अधिक हो गए थे कि सड़कें जाम हो जाती थी, और सड़कें, वो ओवर ब्रिज, वो फ्लाई ओवर्स, वो धरती के भीचे भीतर सड़कें और मेट्रो ट्रेन और दुनिया भर की चीजें होने लगी थी। हवाई जहाज इतने अधिक चलने लग गए थे कि उसके शोर से आफत हो गई थी। सोशल लाइफ इतनी डिस्टर्ब हुई थी या है अभी भी, कि पड़ोसी अगर अ, मशीन से घास काटता है तो उस पर मुकदमा किया जा सकता है। घास काटने का समय निश्चित था, घर में मिक्सी चलाने का समय निश्चित था, और किसी भी प्रकार के आवाज होने का समय निश्चित था। शोर इतना अधिक था वहां। इसके अलावा ग्लेशियर का पिघलना, एक क्यूट ठंडा, एक क्यूट गर्मी, ये सब तो था ही था। अनाज, यूरोप मैंने बताया है मूलतः 19वीं शताब्दी के अंत तक पशुपालक समाज था। सत्तोलॉजी एक अमेरिकन चैनल है, उस पर मेरे जहां तक ध्यान है 30 या 38 भाषण केवल यूरोप पर हैं। उसमें मैंने ये पशुपालक समाज वाली बात विस्तार से बताई है। 19वीं शताब्दी के समाप्ति और 20वीं शताब्दी में ये जो दुनिया भर के केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, पेस्टिसाइड आई, इंसेक्टिसाइड आया, वो मतलब पॉलीथिन में लगाकर वो जो खेती होने लगी दुनिया भर के कृत्रिम तरीकों से, भोजन जहरीला हो गया, इतना जहरीला कि मनुष्य के देह में तरह तरह की बीमारियां हो गई। मैं यूरोप की कथा सुना, और जो यूरोप की कथा है वही कथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कथा है। तो इन सब कारणों से पक्षी गायब हो गए, इन्होंने तो मारा। ये मैं आप लोगों को इस पुस्तक से भी बहुत कुछ बताऊंगी। इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर मार काट किया वनस्पति जगत में, बहुत भयंकर भयंकर चीजें। तो 1966 में शायद अमेरिका में एक पुस्तक आई, द साइलेंट स्प्रिंग।
तो एक घरेलू महिला थी, उसने कहा भाई क्या मामला है कि बसंत ऋतु आ गई किंतु चिड़िया चहचहा नहीं रही है। हम लोग क्या तो खैर 12 महीना चिड़िया चहचहाती है। तो कहा कि वसंत मौन है, मुखर नहीं है, दुखी है, चुप है। क्यों चिड़िया मर गई है? क्यों मर गई? पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड खा खा के चिड़िया सब मर गई। उसी समय एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक आई, द लिमिट्स टू ग्रोथ। ये पुस्तक जहां तक मेरे ध्यान में है 72, 73, 74 में कभी छपी, अभी मैं देख के बता रही हूँ। मुझे तो 75 याद है, 72 में ये पुस्तक छप गई। अब इस पुस्तक के छपने के बाद प्रोपोगेंडा वाले, मैंने कहा ना एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा, यूरोपियन एकेडमिक दुनिया का मेकअप है, बनावट है। तो उसमें तो मानो भूचाल आ गया। अब इस किताब की खासियत क्या थी? ये खासियत ये थी कि ये एक क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट थी। वो क्लब ऑफ रोम क्या है? इन्होंने कहा जी यूरोप और अमेरिका के करीब 72 या 75 टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, जिनको बाद में फ्रंटियर एरिया रिसर्चर कहा गया। ये साइंटिस्ट लोग में फिलोसोफर भी थे, तरह तरह के प्राणी थे। तो इन लोगों ने ये पुस्तक लिखा और इसके अवधारणा का नाम दिया स्पेस शिप अर्थ। यानी जो धरती है, वो जो सुनीता विलियम अभी जाके ऊपर फंस गई थी ना, तो ऐसा एक स्पेस में, अंतरिक्ष में जाने वाला जहाज है जिसमें हम मनुष्य, जीव जगत, पशु सब हैं। और इसके जो संसाधन हैं ये फिनिट है, सीमित है, निश्चित है। और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। तो इन असीमित आवश्यकताओं का सीमित संसाधनों से असीमित पूर्ति नहीं हो सकता है। सुनने में बड़ा लॉजिकल सा बात लगता है, ठीक ठाक सा बात लगता है। और चूंकि टॉप मोस्ट वैज्ञानिकों ने कहा तो ठीक ठाक बात है। सारे संसार में इन्होंने बहस खड़ी कर दी और कहा कि मेरी भाषा और बाकी जगह की भाषा भिन्न है। बाकी जगह कहा जाएगा इस पुस्तक के आने से विश्व के वैचारिक जगत में भूचाल आ गया और बहसें शुरू हुई। ना ना ना, ये जो इनका अकेडमिया है, एकेडमिक स्ट्रक्चर है, पूरा ढांचा है, ये जिस चीज को पब्लिक डोमेन में फेंकना चाहता है उसको फेंकता है और बहसें शुरू करवा देता है। और ये बहसें ऊपर से बहुत लॉजिकल, रैशनल, सेंसिबल लगती है। तो बहसें शुरू हो गई, आप लोग परिचित हैं। 72 में किताब आई है, 75 से करीब बहस शुरू हो गई है। तो मोटा मोटी 25 चल रहा है, 50 साल हो गया। तो इसमें क्या कहा गया कि साहब मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं या लालसाओं या लोभ या भोक्तावाद, भोगवादी संस्कृति संभव नहीं है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है, अंकुश लगाने की जरूरत है। और रेट ऑफ ग्रोथ को कंट्रोल करने की जरूरत। अब इसी समय या बल्कि इससे 10 साल पहले, शायद 1956 है, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ब्यूरो ऑफ मिनरल्स एंड माइंस है, ध्यान दीजिएगा दोनों के कनेक्शन। ब्यूरो ऑफ मिनरल्स एंड माइंस एक सर्वे करता है। क्या सर्वे करता है कि साहब अमेरिका का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, अगर इसको मेंटेन करना है तो कितना पेट्रोल लगेगा, तो डीजल लगेगा, तो बॉक्साइट लगेगा, तो आयरन लगेगा, तो ऑयल लगेगा, तो गैस लगेगा, दुनिया भर का रबड़ लगेगा, जितना भी चीज, माइंस एंड मिनरल्स, ये ब्यूरो है। तो इसके लिए संसार में कहाँ कहाँ ये चीजें हैं। तो एक नक्शा संसार का था,
उस संसार में जहां जहां है वहां पर लाल लाल निशान लगा दिया गया, हिसाब लगाया गया कितना होगा, तो इतना इतना है। तो यूएसए का जो रेट ऑफ ग्रोथ है उस समय शायद 4.5% या 3.5% कुछ था, मुझे याद नहीं, मैं एंगस मैग्टिसन को देख के बता दूंगी। तो इसके लिए इतना लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा। तो जो लगेगा उस सप्लाई लाइन पर अमेरिका का कंट्रोल होना जरूरी है, और जो अमेरिका के हितों के लिए आवश्यक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन हितों के रक्षा के लिए संसार के किसी भी कोने में युद्ध छेड़ सकता है। 45 से 1990, 1945 से 1990 याद कीजिए, कोल्ड वॉर का समय है। यानी उन संसाधनों पर या तो यूएसएसआर कब्जा करेगा या यूएसए कब्जा करेगा। क्यों? 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन पावर्स का कचूमर इन दोनों ने मिल के निकाला, ऐसा इन्होंने का निकाला। तो हम भारतीय सैनिक ने पहली लड़ाई में 15 लाख गए थे, दूसरी लड़ाई में 25 लाख गए थे। सैनिक केवल नहीं गए थे, टोटल वॉर सप्लाई भारत से था, और ये इतनी बड़ी मात्रा में था कि सारे बही खाते में गड़बड़ी के बावजूद इंग्लैंड, जो कॉलोनियल मास्टर कहा जाता है, वो हमारा इतना बड़ा कर्जदार था कि सुभाष बाबू को गायब करना पड़ा, नेहरू गांधी को पिक्चर में लाना पड़ा, नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा, और वो सारा स्टर्लिंग बैलेंस राइट ऑफ करना। तो अब चक्कर ये था कि जो ये ब्यूरो ऑफ मिनरल्स माइंस कह रहा है कि हमको इतना चाहिए, बात कब हो रही है? 66 की। 45 के बाद डीकोलोनाइजेशन शुरू हो गया है, अफ्रीका के, एशिया के, लैटिन अमेरिका के जो पुराने ट्रेडिशनल देश हैं, वो सब इनको उखाड़ फेंके हैं, भगा भुगू दिए हैं, और अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, रोक लग वग नहीं रहा है। तो भाई ये सब भी तो खाए पिएंगे, और रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर ये सब भी खाए पिएंगे, तब अमेरिका को और यूएसएसआर को तो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। और केवल खाए पिएंगे नहीं, चलेंगे भी, बैठेंगे भी, घर भी बनाएंगे, पानी भी निकालेंगे, मोटर भी चाहिएगा, ट्रेन भी चाहिएगा। तुम लोगों ने डेवलपमेंट का जो राग छेड़ा है कि तुम फर्स्ट वर्ल्ड हो, कोई सेकेंड वर्ल्ड है, हम लोग थर्ड वर्ल्ड है, तो ये थर्ड वर्ल्ड वाले टेक ऑफ के चक्कर में है। डब्ल्यू रोस्टो का जो है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह वगैरह। तो भाई इसको तो रोकना पड़ेगा, ये तो बहुत गड़बड़ मामला हो रहा है। तो रोकने के लिए लिमिट्स टू ग्रोथ, मनुष्य की कामनाओं का अंत नहीं है। यानी तुमने जो पैशाचिक ग्रोथ किया, इसी के आंकड़े हैं। क्या किया? 1945 से 1966, 21 साल या 20 साल ले लीजिए, 45 से 65 में अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोनों अमेरिका नहीं, ऊपर वाला पूरा अमेरिका नहीं, केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस समय इसका पॉपुलेशन जो मुझे याद है, 30-40 साल पहले मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी, 45 साल पहले, कोई 6% ये लोग थे दुनिया के पॉपुलेशन का, और ये करीब 40% दुनिया के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये 40% संसाधनों का उपयोग तो करना ही है। जो बचा हुआ है उसमें 60% जो दूसरों को जा रहा है, अगर वो लेते गए तो 40% इनके लिए थोड़ी बचेगा। तो उनका सब कट 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 होना है। तो पर्यावरण के नाम पर एक गंभीर बहस चलाई गई संसार भर में, जिसका एजेंडा ये था कि इनका रेट ऑफ ग्रोथ मेंटेन्ड रहे, बाकी दुनिया जाए चूल्हे भाड़ में। तो ये पर्यावरण की बहस थी। इसके बाद बहुत सी किताब आई, मेरा तो वो सब खत्म हो गया। जो 2-4-5 पुस्तक में खोज के निकाल पाई, प्रोग्रेस फॉर ए स्मॉल प्लैनेट।
ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी, एंशियंट फ्यूचर्स लर्निंग फ्रॉम लद्दाख। यानी लद्दाख के लोग जैसे रहते हैं वैसे रहो। लर्निंग फ्रॉम इंडिया नहीं कहा कि इंडिया के लोग जिस विराट वैभव ऐश्वर्य के साथ रहते वैसे रहो, लद्दाख वाले जैसे रहे। फिर एक ये किताब है, इन्वेंटिंग टुमारो, ये उसी समय की है, 70s की किताबें हैं। इसी समय एक किताब आई थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और ये 2 वॉल्यूम छपा था, द शुमाकर लेक्चर्स वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 भी एक है। इसके बाद 3 पुस्तकें और दिखाऊंगी, वो बाद में बात कर। अब इसमें जो पेज है वो ये पेज है कि ये जो सारे पर्यावरण की बहस है, इसमें ये अपना वेस्टफुल कंजम्पशन छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। गाड़ियां उतनी ही दौड़ेंगी, उतनी नहीं, उसकी दुगनी दौड़ेंगी, चौगनी दौड़ेंगी। 45-66 एक कार था एक परिवार के लिए। एक नगर में जितने परिवार हैं उनके 5% परिवार के लिए, 10% परिवार के लिए, 25% परिवार के लिए। लक्ष्य क्या है? 100% परिवार के पास कार चाहिए? नहीं नहीं नहीं। हर व्यक्ति के पास कार चाहिए? नहीं नहीं नहीं। एक व्यक्ति के पास 2 या 4 भी हो सकती है, जो बड़ा आदमी बैठेगा। एक प्राणी, सेल्फ ड्राइव गाड़ियां हैं, गाड़ियों का साइज ट्रक का साइज है। क्यों भाई, एक आदमी बैठेगा तो एक आदमी, साइंस टेक्नोलॉजी है तो एक आदमी के साइज का गाड़ी बना लो, तो पेट्रोल भी कम लगेगा, सड़क पर कंजेशन भी कम होगा, पार्किंग की समस्या भी नहीं होगी। दुनिया दुनिया भर की बातें। ना ना ना, लद्दाख में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही तुम भी रह लो, या यूरोप में तुम जैसे रहते थे वैसे रह लो, या अमेरिका में जैसे लोग रहते थे 11 करोड़ लोग नेटिव अमेरिकन, वैसे रह लो। ना ना ना, लिफ्ट होना चाहिए, मल्टी स्टोरीड होना चाहिए, एसी होना चाहिए, ये हाथ से काम करना ड्रेजरी है तो मिक्सी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए। ये सब झंझट कब का है? 45 के पहले का नहीं है। इस पर मैं फिर किसी दिन बताऊंगी। ये 66 की बात की बहसें हैं। 70 के आसपास तो यूरोप वालों के पास भरपेट खाने का जुगाड़ हुआ है। ये सब होना चाहिए, कारपेट होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए। एक आदमी के घर में 5 प्राणी है तो 25 कुर्सी होना चाहिए, 25 सोफा टाइप चीज होना चाहिए, दुनिया भर का लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सेंट्रल हीटिंग होनी चाहिए, सेंट्रल कूलिंग होनी चाहिए, पूरा शहर रात को जगमग जगमग करना चाहिए, सूर्य के साथ सोना, सूर्य के साथ उठना नहीं होना चाहिए। सार में यूरोप का कंजम्पशन नहीं, यूरोप अमेरिका का कंजम्पशन नहीं, वेस्टफुल कंजम्पशन। जैसे एक चीज पैकेजिंग ले ली, पैकेजिंग से वैल्यू एडिशन 0 है, तो पैकेजिंग होती क्यों है? 2 रुपए की चीज का अगर 20 रुपया लेना है, यानी 200 गुना ज्यादा अगर दाम लेना है, तो 2 रुपए की चीज में 8 आने का पैकेजिंग, या 1 रुपए का पैकेजिंग, या जरूरत पड़ा तो 2 रुपए का पैकेजिंग कर देंगे। तो वो पैकेजिंग के कारण 2 रुपए की चीज 20 रुपए में बेची जा सकती। तो पूरी दुनिया में जो ये कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं, ये क्या है? पैकेजिंग प्लस वेस्टफुल कंजम्पशन के कूड़े। तो यूरोप अमेरिका को इसमें छटाक भर कटौती नहीं करनी। इनको वैसे ही जंगल काटना है, वैसे ही शार्क मारना है, वैसे ही पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालना है, वैसे ही तेल को खींचना है। करना क्या है? इनके अलावा जो शेष दुनिया है, जिसको ये उस समय थर्ड वर्ल्ड कहते थे, तुम भाई क्या है, वो कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में चले जाओ, तुम इसमें चले जाओ, एंशियंट फ्यूचर्स में चले जाओ, तुम इन्वेंटिंग टुमारो। ये इन्वेंटिंग टुमारो क्या है? जो तुम्हारा पास्ट है। नहीं भैया, भारत का पास्ट और भारत जैसे अनेकानेक देशों का पास्ट ऐश्वर्यपूर्ण वैभव का रहा है। इसको भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ।
तो क्या चलाओ कि भारत में आरण्यक सभ्यता थी। भारत के जो सब महात्मा ऋषि मुनि लोग थे वो जंगल में रहते थे। जंगल में कैसे रहते थे इसका तो विराट वर्णन हमारे महाभारत और रामायण में है। परम वैभव और ऐश्वर्य में रहते। एक उदाहरण बता दूं आपको, मेरा ये भाषा सुन के आश्चर्य लगेगा। महाभारत के आदि महाभारत का प्रारंभ होता है नैमिषारण्य, अपने कानपुर के पास उत्तर प्रदेश में नैमिष नाम का अरण्य है। महाअरण्य था, घनघोर अरण्य था कब 5000 साल पहले। तो वहां पर शौनक ऋषि जो कुलपति हैं वो 12 साल का एक सत्र कर रहे हैं। कुलपति कौन है? जो 10,000 छात्रों को और वो उनके आचार्यों को अपने दम भरण पोषण शिक्षण कर सकता है। वो 12 साल का सत्र कर रहा है, माने 10,000 ये 10-20,000 और आ गए उस जंगल में। जो 30,000 12 साल तक पढ़ लिख रहे हैं तो उनकी व्यवस्था के लिए कितने लोग हैं, और ये सारा खर्चा ऋषि शौनक स्वयं। एक कथा। दूसरी कथा, महर्षि वशिष्ठ आए के आश्रम में, राजा विश्वामित्र आए हैं, अभी वो महर्षि राजर्षि नहीं बने। तो उनके उनका जो स्वागत सत्कार उस जंगल में है वो राज्योचित है, राजा के अनुकूल है। कौन कर रहा है? ब्रह्मर्षि कर। तो ये यूरोप वाले अमेरिका वाले कह रहे नहीं, तुम तो अरण्य में रहते थे, लंगोट उंगूट बांधते थे, कुछ कंदमूल फल खा लेते और हमारे लोग इसका देव प्रचार जो वो जो एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा है उसके शिकार हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं। तो ये जो पर्यावरण की जो पूरी बहस और पूरा एजेंडा सेटिंग यूरोप ने और अमेरिका ने खड़ा किया है, उसका प्रयोजन है यूरोप और अमेरिका अपने राक्षसी पैशाचिक प्रकार के उपभोग उत्पादन तंत्र के द्वारा विश्व का वैसा ही संहार करता रहे जैसा संहार कॉलोनियल पीरियड में हुआ था। ना 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 ना, कॉलोनियल पीरियड में संहार बहुत छोटा हुआ है। 45 से 70 में, 45 से 90 में जो मनुष्यों का प्रकृतियों का जो जो निर्मम संहार हुआ है उसकी कोई तुलना नहीं है। किसके द्वारा? यूरोप और अमेरिका के द्वारा। और इनके जिनकी इनको आवश्यकता है। 90 आते आते तक या 75-80 तक इन लोगों ने अपनी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर करना शुरू किया। पहले इन्होंने ट्रांसफर किया साउथ ईस्ट एशिया को, जो एशियन टाइगर के नाम से आए वो भी बेचारे फुस हो गए। तब इन्होंने 90 के आसपास ट्रांसफर शुरू किया, जिसको आप लोग चीन कहते हैं, जो कि कम्युनिस्ट ऑक्युपाइड एरिया है। उसका भी दम और कचूमड़ निकल गया। इस पर विस्तार से कभी हम बात करेंगे। तो ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि संसार इनका फ्यूल और फॉडर बने। स्वाभाविक है। 75 के आसपास कितनी भी बहसें चली, कितना भी इसमें अध्यात्म डाला गया, स्पिरिचुअलिज्म डाला गया, पर्यावरण डाला गया, प्रकृति माता डाली गई, लेकिन इनकी भाषा में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट ने मना कर दिया। कार्बन फुटप्रिंट और एक क्या है ना, हीटिंग, ओजोन लेयर में छेद, इस तरह की बहुत सारी बात। तो उन्होंने कहा जी ये मनुष्य ने नहीं किया है, ये तुमने किया है, तुम रोक लो। कोई भी इनमें से रोकने को तैयार नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में कथा कह रही हूँ, अगर आप लोग टिप्पणी में लिखेंगे तो कभी इसके कुछ कुछ पक्षों को विस्तार से कह दूंगी, या कुछ जो उन पर जो पुस्तकें हैं वो बता दूंगी। तो एक पुस्तक आई, ये आप लोग को जिनको रुचि हो पर्यावरण विनाश का वो देख लें। द गाया एटलस ऑफ फ्यूचर वर्ड्स, नॉर्मन मायर्स की है।
और पब्लिकेशन है उम, इतना काफ़ी होगा अमेज़न पर ढूँढने के लिए। इसमें एक-एक पन्ने पर एक-एक विषय लेकर बताया है कि कैसा भयंकर संहार हुआ है। और ये पुस्तक भी पुरानी है, 90 के बाद तो मैंने बहुत कम पढ़ा है ये सब चीज़। ये पुस्तक छपी है 1990 में। उसी के आस-पास की एक अच्छी पुस्तक है पैराडाइम इन प्रोग्रेस, लाइफ बियॉन्ड इकोनॉमिक्स, हेज़ल हेंडरसन। इसी के बाद मेरी एक पुस्तक है, हम दिखाते हैं आप लोग को, समृद्धि अहिंसक भी हो सकती है। और एक पुस्तक है इकोनॉमिक्स एंड द क्राइसिस ऑफ इकोलॉजी, नरिंदर सिंह की। और एक और पुस्तक है जो शायद कोई ले गया मेरे पास से, इकोलॉजी एंड रिलीजन। वो किसकी है, ओपी श्रीवास्तव की है या किसकी है याद नहीं, ओपी द्विवेदी की एडिटेड पुस्तक। तो इन पुस्तकों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूरोप अमेरिका इस मामले में एक ही है। इन्होंने जो इतना राक्षसी पैशाचिक विनाश किया, इसका कारण था चर्च, जिसको ये क्रिश्चियन कहते हैं, क्रिश्चियन वैल्यू सिस्टम, क्रिश्चियन पैराडाइम। इस पर बहुत सेटल्ड विचार है, इस पर हम कभी फिर बोल देंगे आप लोग। तो अब मैंने ये भाषण क्यों शुरू किया आज? मैंने इसलिए शुरू किया कि अपने देवेंद्र कैंथोला भैया जैसे बहुत से श्रेष्ठ सात्विक संत हृदय लोग हृदय से दुखी हैं और उद्वेलित हैं कि विकास के नाम पर कैसा विनाश हो रहा है। भैया उत्तराखंड के हैं, तो हिमालय को लेके बहुत दुखी और चिंतित रहते हैं। इनका दुखी और चिंतित होना सर्वथा सही है। एक समय था, मैं भी उसी धारा में थी, मैं बाहर निकल आई जब मैंने ये सब बहुत विस्तार से सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी। और मैंने 1993 में इंग्लैंड में ये जो डार्टिंगटन हॉल ट्रस्ट है टॉटनेस में, जो ये सारे फ्रंटियर एरिया साइंटिस्ट लोगों का मक्का मदीना है, वहां पर फ्रिट्जाफ कापरा के साथ इकोलॉजी, गाया इकोलॉजी एंड सिस्टम्स व्यू ऑफ लाइफ पर 7 हफ्ते तक काम किया, बात किया, वर्कशॉप ये लोग कहते हैं। वहां न वर्क होता है न शॉप होता है, विचार मंथन होता है, नहीं। और उनको गलत सिद्ध किया। उसके बाद से तो मैंने ये सब पढ़ा लिखा नहीं। तो मैंने जो देवेंद्र कैंथोला भैया को अभी इस हफ्ते भर पहले जो कहा वो आपसे शेयर कर, कि ठीक है भाई, हिमालय में सड़कें ना बने, हिमालय में बांध ना बने, हिमालय में टनल ना बंधे, न बाकी आ जाए जो नरेंद्र मोदी कर, सब छोड़ दिया, तो होगा क्या? गलवान और डोकलाम नहीं, जहां मैं भोपाल में बैठी हूँ यहां तक चीन आ जाएगा। नेहरू जी ने यही किया कि अरे ये सब खाली निर्जन इलाका है, इससे क्या लेना देना है। तो चीन आ गया, चीन आ गया, ये भी कहना गलत। इस क्षेत्र में चीन को लाकर बसाने का, पहुंचाने का, सेटल करने का काम भारतीय सेना से किसने करवाया? नेहरू ने। इस पर मेरे 3 भाषण हैं विस्तार से भारतीय धरोहर की साइट, सारे संसद के डॉक्यूमेंट्स का उदाहरण देके मैंने बताया है। तो अगर कम्युनिस्टों का कब्जा पूरे हिमालयन रीजन में हो जाए तो पर्यावरणवादियों को क्या सुख और शांति मिलेगी? और इनका कब्जा करने के लिए जरूरी है कि ये क्षेत्र में भुतहा गांव हो, यानी डेजर्टेड विलेज हो, यानी गांव से पलायन हो, और वो जमीन थ्रू थ्रू मुसलमानों को बिक जाए, जो बड़ी मात्रा में बड़े स्केल पर हुआ है
उत्तरांचल में, हिमालय में कश्मीर की कथा तो आपको पता है। तो आप लोग को अच्छा लगेगा शायद, तब शायद पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। क्योंकि भारत का जो समस्त उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र है, इस पर 2 कम्युनिस्ट रेजिमों का कब्जा हुआ था। एक सोवियत रूस का जो टूट-टाट गया, बड़ा क्षेत्र निकल गया है, हमारे पास आ रहा है, और एक तिब्बत और सिक्योंग में, ये चीन का मंगोलिया, मंचूरिया में। तो कम्युनिस्ट जो करेंगे, मेरी जो पुस्तक है समृद्धि अहिंसक भी हो सकती है, इसका पीडीएफ बन गया है। मैं चाहती हूँ किंडल पर डाल दिया जाए। अगर मेरे सुनने वालों में किसी को आता हो तो मुझे सहयोग करें। धर्म मीमांसा का जो ईमेल है उस पर बताएं, इसको हम किंडल पर डलवा दें। तो हम लोग एक व्यवहारिक जगत में रह रहे हैं। व्यवहारिक जगत किस अर्थ में? जहां रोज बहुत प्रकार के नित्य व्यवहार हो रहे हैं। आप व्यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, लेकिन अन्य को, खास करके रूस और चीन की कम्युनिस्ट रेजिम को व्यवहार करने से पर्यावरण के नाम पर आप रोक पाए हैं क्या? रोक पाएंगे क्या? तिब्बत में क्या हुआ, सिक्किम में क्या हुआ, पाचोस्तान में क्या हुआ, पूरे ये जो कम्युनिस्ट रूस ने जो पूरा ये अंटार्कटा वाला क्षेत्र, आर्कटिक वाला क्षेत्र, साइबेरिया वाला क्षेत्र जो लिया, वहां क्या हुआ और क्या हो रहा। तो क्या हम चाहते हैं पर्यावरण की इस डिबेट के नाम पर पर्यावरण के और भयंकर विनाश की अनुमति दे दी जाए, साथ ही सनातन धर्म का विनाश? फिर आप रुद्रप्रयाग जा पाएंगे क्या? फिर आप, नहीं और नहीं चाहिए, फिर आप तुंगनाथ जा पाएंगे क्या? फिर केदारनाथ जी रहेंगे क्या? क्या फिर बद्रीनाथ धाम रहेगा क्या? तिब्बत में क्या हुआ भूल गए क्या? कश्मीर में क्या हुआ, क्या हो रहा है भूल गए क्या? हिमालय का जो क्षेत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास है, वो तो बम का कब्रगाह है ना, रसायन का, बैक्टीरिया का, राम जाने काहे काहे का कब्रगाह है। तो मैं बात तो सबसे कर रही हूँ, लेकिन इसमें मेरा जो प्रयोजन है, ये जो भयंकर जो मूर्खता हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि हमारा जो ये मीडिया में जो लोग हैं, ये अनपढ़ और मूर्ख लोग हैं। भारत सरकार को, इनका एक बहुत बड़ा दिल्ली में संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या कर रहा है 50 साल से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन? इसकी कई शाखाएं हैं, एक जम्मू में है, एक अमरावती में है, और भी 2-4 जगह। अरे ये मास कम्युनिकेशन मतलब मीडिया के लिए है। मीडिया वालों को बैठा के कुछ पढ़ाओ कि तुम झूठ और बकबक नहीं परोस सकते हो। हर विषय में अनपढ़ लोग माहौल बना देते हैं। तो अपने पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर और ओपिनियन मेकर से आज के इस वार्ता के द्वारा मैं अपील कर रही हूँ, मीडिया वालों को एडुकेट करो भाई। और इसी काम के लिए एक संस्था तो भारत सरकार की, भोपाल में मैं जहाँ हूँ, वहाँ एक माखन लाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय क्या कर रहा है भाई। और इसी तरह के 2-4-5 विश्वविद्यालय और हों, और करीब करीब हर विश्वविद्यालय में एक पत्रकारिता संस्थान है। मुझे नहीं ध्यान है किसी एक भी ऐसे संस्थान से आज तक इतने मामूली साधारण विषय, पर्यावरण वर्सेस कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आवर काइंड ऑफ इकोनॉमीज, और ये तो छोटी बात है, कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ। मुख्य बात है हमारे समाज के, हमारे जैसे अनेकानेक समाजों के सर्वथा सर्वनाश को पर्यावरण रक्षण के नाम पर
ये जो पूरी बहस चल रही है। तो इसको एक सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। कम से कम लोगों के मन में, देवेंद्र कैंथोला भैया जैसे लोगों के मन में इस तीसरे पहर, और बहुत जल्दी चौथा आश्रम आ जाएगा, इनको कुछ तो सुख शांति सांत्वना मिले कि कार्य सदा देश के अनुसार काल के अनुसार होता है, केवल आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है। जो शत्रु है, जो विरोधी है, जो आसन्न राक्षस सिर पर बैठा है, उसके द्वारा तय होगा। विश्वामित्र जी दशरथ जी के दरबार में आए हैं 16 वर्ष के किशोर राम को ले जाने के लिए। क्यों? ताड़का है, सुबाहु है, मारीच है, फिर वनवास होता है, चित्रकूट है, फिर ऋषि बताते हैं दंडक अरण्य जाओ, रास्ते भर में ऋषि मुनि बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, खर है, दूषण है, शूर्पणखा है, पता नहीं बड़ी लंबी चौड़ी कथा। तो अभी भारत के पास दो तीन है, एक मियर जो टूल है किसके, कम्युनिस्ट, और यूएसए यूएसएसआर यानी चर्च के टूल के रूप में, यानी ये औजार हैं, हाथ है चर्च और कम्युनिज्म। तो इसके हाथ स्वेच्छा से गला कटवाने, गला कटवाना तो छोटा चीज है, झटका नहीं होगा, हलाल होगा। तो जरा मीडिया वालों को, जरा सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स नाम का एक प्राणी कोई पैदा हो गया है, ये सब मैं तो दो चार की कथा सुनी, कितने मूर्ख अनपढ़ और उजबग हैं। कम से कम मॉडर्न विश्व को जान लो भाई, 25-50 साल पुराना और आने वाला 25-50 साल। इसलिए आज का ये वार्ता है। नमस्कार। धर्म की जय हो, और धर्म की जय होगी ज्ञान से। धर्म का अर्थ ही है सृष्टि का ज्ञान, विश्व का ज्ञान। हमारे हमारे सारे पुराण, मैं माँ के साथ बैठ के 18 पुराण पढ़ी, प्रारंभ ही होता है सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि क्या है, सृष्टि के नियम क्या है। इनको जाने बिना धर्म की जय नहीं होगी। इनको जाने बिना क्या होगा, पाप का, अधर्म का जय। वह तो क्या होगा, विस्तार होगा। वर्तमान में पाप और अधर्म दो रूप में है। चर्च जिसको ये गलती से क्रिश्चियनिटी कहते हैं, कम्युनिज्म, और इन दोनों का टूल मुनाफिक मुशरिक मियाँ जिसको इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव।